अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है, इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो है असबाब की बात है। तो असबाब क्या है? ये सबब की जमा है। असबाब में हम देखें तो ये क्या है? सबब की जमा है। सबब की जमा असबाब। सबब के मतलब क्या होता है? कॉज। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो कॉज यानी वो चीजें जो कि सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो कंडीशंस इंसान की, वो कंडीशंस किस हालत में, अगर वो सेहतमंद है तो उसको सेहत को ऑलरेडी मेंटेन रखने के लिए जो जो कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जो असबाब रिस्पॉन्सिबल हैं वो, और अगर मर्ज पैदा हो गया है तो उस मर्ज को दूर करने के लिए जो असबाब होंगे उसके मुतल्लिक हम इस पे बात करेंगे। सबब उस हालत को कहते हैं जो पहले हो और जिसकी वजह से बदन इंसानी में कोई नई कैफियत पैदा हो जाए, यानी कोई नए चेंजेस उसके अंदर आ जाए, या फिर साबका हालत बरकरार रहे। यानी अगर पहले से ऑलरेडी वो सेहतमंद है तो उसको मेंटेन रखा जाए, या फिर उसके अंदर किसी तरह की तब्दीली आ जाए, कोई नई कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाए, नए हालात उसके अंदर पैदा हो जाए, तो इस फैक्टर्स को कहेंगे हम सबब। अब क्या है कि इनको हम बुनियादी तौर पे इन असबाब को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हो गया आपका असबाब बदने इंसान, और दूसरा हो गया असबाब सेहत व मर्ज। यानी वो असबाब जो इंसानी बदन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जरूरी है, और दूसरी चीज वो असबाब जो कि या तो सेहत को मेंटेन कर रहा है या फिर मर्ज लाक हो रहा है। अब इसके बाद हम इनको अलहदा अलहदा इन चीजों को देखते हैं। चूंकि असबाब का जो टॉपिक है ये माहितुल अमराज का टॉपिक है, और इसमें जो असबाब सेहत व मर्ज से मुतल्लिक जो बात है ये पैथोलॉजी में यानी माहितुल अमराज बहस की जाएगी। यहां हम सिर्फ बात करेंगे असबाब बदन इंसान की, यानी वो फैक्टर्स जो कि इंसान के बदन के लिए, फिजिकल स्टेट के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात करेंगे। इसमें देखेंगे तो इसमें चार, इस असबाब बदन इंसान को हम ब्रॉडली चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है असबाब मादिया यानी मटेरियल कॉज, यानी मादी असबाब, यानी वो चीजें जिसमें सेहत और मर्ज पैदा होता है। दूसरी चीज है असबाब फाइलिया, असबाब फाइलिया, इफिशिएंट कॉज, यानी वो फैक्टर्स या वो सबब जो कि असबाब मादिया पे असरअंदाज होकर के एक नई कंडीशन को पैदा करे, तो उसको कहेंगे असबाब फाइलिया। उसके बाद तीसरा फैक्टर है असबाब सौरिया यानी फॉर्मल कॉज, और चौथा है असबाब गाइया या असबाब तमामिया। ये चार असबाब हैं। अब इन असबाब को हम वन बाय वन करके हम देखते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं असबाब मादिया की। असबाब मादिया क्या है? वो असबाब हैं जिनके अंदर सेहत और मर्ज पैदा होता है, यानी वो मादा यानी सेहत किस में पैदा होगा? कोई एक मादा होगा, कोई एक चीज होगी, कोई एक फिजिकल स्टेट होगा जिसके अंदर सेहत पैदा होगा, और उसी के अंदर मर्ज भी पैदा हो सकता है। यानी जब वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है तो वो सेहतमंद है, जब वो एबनॉर्मलिटीज आ गई, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस आ गया, कोई डिसफंक्शन हो गया, तो वो मर्ज मर्ज पैदा हो गया उसके अंदर। तो यानी वो असबाब जिनमें सेहत व मर्ज पैदा होते हैं इनको असबाब मादिया कहते हैं। इनमें आपके आज़ा, अरवाह, इखलात और अरकान, ये चार हैं जिनके अंदर सेहत मर्ज पैदा हो सकता है। यानी अगर इनका नॉर्मल फंक्शन है, यानी अगर हम आज़ा की बात करें, इसको अब इसमें देखें तो इसमें दो है, मौजू करीब है और मौजू बईद। असबाब मादिया ये चारों हैं, आज़ा, अरवाह, इखलात और अरकान।
इसमें क्या है देखिए, तो दो फैक्टर्स जो है आज़ा और अरवा, इसको मौजू करीब में रखा गया है, और दो फैक्टर जो है इखलात और अरकान, इसको मौजू बईद में रखा गया है। उसकी वजह यह है कि जो सबसे पहले जो चेंजेस आएगा, जो दिखता है, वो दिखेगा आपके सबसे पहले आज़ा के अंदर। कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होगा, कोई नॉर्मल डिसफंक्शनिंग होगी, तो वो आज़ा के अंदर आएगा, और उसकी वजह से आज़ा क्या है, जो फिजिकल स्टेट है इंसान का, और उसके अंदर जो रूह दौड़ रही है, यानी उसके अंदर एक्चुअली रूह से मुराद यहां पे ऑक्सीजन को लिया गया है। मतलब वो चीजें, एक्चुअली ऑक्सीजन भी नहीं कहलाएगा बल्कि नसीम कहलाएगा। रूह का ताल्लुक आज़ा से है, जो आज़ा के अंदर जो कुव्वत आ रही है, यानी जो आज़ा जो अपने नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, उसको रूह करवा रही है। आज़ा के अंदर और रूह के अंदर सेहत पैदा होगा या मर्ज पैदा होगा, और उसके बाद जो डिस्टर्बेंस आएगा, उसके अखलात के लेवल पे होगा या अरकान के लेवल पे होगा। तो अब ये अखलात, अरकान, आज़ा, अरवा, इन चीज़ों को फिर उमूर तिबिया में हम अलग से देख लेंगे। अखलात की हम बात करें तो, आज़ा की बात करें तो जो फिजिकल ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे आज़ा हैं। जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, और हर आज़ा को जो एक क़ुव्वत फ़राहम हो रही है, जो उसके अंदर जो एक पोटेंशियल है काम करने का, फंक्शन करने का, वो रूह के ज़रिए से होती है। और जिस तरह के ऑर्गन्स में, जिस तरह के आज़ा में रूह होती है, उसी तरह से उसका नाम पड़ता है। जैसे रूह अगर आज़ा तबिया में अगर रूह होगी तो रूह तबिया कहलाएगी, रूह नफसानिया होगी, रूह हैवानिया होगी। तो इसकी पूरी बहस अलग से देखेंगे। अखलाक में देखेंगे तो अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनानी सिस्टम का, कि 4 अखलाक पे पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड है आपका। खिलत दम है, खिलत सफ़रा है, खिलत सौदा है, खिलत बलगम है। और अरकान की बात करेंगे तो वो बसीत मादे हैं, या वो रुकन है, वो पिलर्स हैं जिनके बेस्ड पे पूरा का पूरा आपका सिस्टम बेस्ड है। तो अरकान अरबा का कंसेप्ट भी यूनानी सिस्टम के लिए बेसिक का काम करता है। तो ये मादिया वो असबाब हो गए, यानी मटेरियल कॉज, यानी जिसके अंदर या तो सेहत होगी, यानी अगर वो नॉर्मल एग्जिस्टेंस होगा तो वो सेहत होगी, या फिर मर्ज। उन जिन चीजों के अंदर पैदा हो रहा है, उन्हीं को हम असबाब मादिया कहते हैं। अब असबाब फाइलिया की बात कर लें। फाइलिया का मतलब इसको इफिशिएंट कॉज कह लें, यानी वो चीजें जो फाइल का मतलब एक्शन, यानी वो असबाब जो बदन इंसानी पे असरअंदाज होकर उसको सेहत की हालत पर कायम रखते हैं या मर्जी कैफियत पैदा करते हैं। यानी ये वो असबाब हैं जो मादिया पे असरअंदाज होगी, असरअंदाज होने के बाद या तो उसको सेहत पे कायम रखेगी, या फिर उसके अंदर कोई नए चेंजेस आएंगे, कोई उसके अंदर डिजीज कंडीशन पैदा हो गई। तो इन असबाब को कहते हैं असबाब फाइलिया। अब इनको देखेंगे तो इनको असबाब फाइलिया को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है असबाब ज़रूरिया, और दूसरा है असबाब गैर ज़रूरिया। असबाब ज़रूरिया में वो असबाब हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं, यानी जिनके बगैर इंसान की एग्जिस्टेंस को हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी वो असबाब हैं जिनसे इंसान अपनी मुद्दत हयात तक मुफ़र नहीं है। मुद्दत हयात मतलब यानी सब, जब तक इंसान जिंदा है, ये चीजें उसकी जिंदगी के लिए, उसकी हयात के लिए बहुत नेसेसरी है। तो इन असबाब को असबाब जरूरिया कहते हैं। चूंकि ये 6 होते हैं, इस वजह से इनको असबाब सित्ता जरूरिया कहते हैं। सित्ता का मतलब होता है 6। इसमें अब देखें, एक है हवाए मुहीत, दूसरा है माकूल व मशरूब, मशरूब होगा, तीसरा है हरकत व सुकून बदनी, चौथा है हरकत व सुकून नफसानी, पांचवा है नौमो यकजा, और छठा है एहतबासो इस्तफराग। हवा से मतलब यहाँ पे वो एयर है जो हमारे रिच में हो, यानी हमारे जो सराउंडिंग्स में जो हवा होती है, उसको हम हवाए मुहीत कहते हैं। ये आपका हवाए मुहीत है।
इसको अगर हम देखें तो एम्बिएंट एयर कहलाएगा इंग्लिश में, यानी वो एयर, यानी वो हवा जो आपकी रीच में हो, जो आपके पेरिफेरीज में हो, आपके सराउंडिंग्स में हो, यानी जिसमें हम सांस ले रहे हैं और जिसका हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम हवाए मुहीत कहते हैं। अब हवाए मुहीत में आता है कि हवा कैसी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो हमारे सराउंडिंग्स की जो एयर है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जो हवा अच्छी होगी उसको हम कहेंगे हवाए जय्यदुल जौहर, यानी जिसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो जय्यद हैं, वो अच्छे हैं, यानी बेहतरीन हवा। और ये हवा जो है, हवा जय्यदुल जौहर जो है, ये इंसान के लिए बहुत ही उसके सेहतमंद रहने के लिए, यानी वो हेल्दी हो, उसके लिए ये हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हम बात करें इंडोर एयर और आउटडोर एयर की, तो जनरली जो कहा जाता है कि मॉर्निंग में इंसान फिजिकल वॉक करे, यानी मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, ताकि उस वक्त की हवा जो होती है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है। और मॉर्निंग की और इवनिंग की, चूंकि उसमें जो है पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू डे। तो इसमें अब क्या है कि बाज़ औक़ात जनरली क्या है कि जो सराउंडिंग्स की जो हमारी इंटरनल एयर है वो बाहर की एयर के मुकाबले में, आउटसाइड एयर के मुकाबले में अ, बेहतर नहीं मानी जाती है। डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। यानी अगर हम बहुत छोटे कमरे में रह रहे हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एयर है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उसके कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके मुकाबले हम देखेंगे तो आउटसाइड की एयर बेटर होगी। लेकिन कभी-कभी चीज़ें होती हैं, बस जैसे कि बाहर अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, या फिर बाहर बहुत ज़्यादा जो हमारा सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, उसके मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो इंडोर एयर हमारी ज़्यादा बेटर होगी। तो ये हवाए मुहीत जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होगा, डिपेंड करेगा कि हवा कैसी है। अगर ये जय्यदुल जौहर है, यानी अच्छी हवा है, तो इसके ऊपर हमारे अच्छे असरात होंगे, इंसान की हेल्दी कंडीशंस बेटर होगी। इसी वजह से आप देखें तो जो अगर हम कंपेयर करें गांव की हवा में, गांव के इन्वायरमेंट में और शहर के इन्वायरमेंट में, तो जो गांव का इन्वायरमेंट हेल्दी कहा जाता है, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ का जो हवा है वो शहर के कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, और पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली उसका प्यूरिफिकेशन होता रहता है। अब ये जो हवा है, हवाई मुहीत है, इनके जो चेंजेस आते हैं वो हमारे ऊपर किस तरह से असरअंदाज कर सकते हैं। तो इनके चेंजेस को, यानी इनके तगय्युरात को, इनके तगय्युरात को यानी इनके चेंजेस को हम स्टडी कर सकते हैं। और इनके जो चेंजेस होते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये तबई चेंजेस होंगे या गैर तबई होंगे। यानी ऐसा चेंजेस होगा जो कि नॉर्मल है, जैसे सीजनल चेंजेस। और अभी विंटर के सीजन है, तो विंटर के सीजन के एतबार से जो हवा के अंदर जो ठंडक है वो इसके नॉर्मल चेंजेस हैं। ये एज पर अकॉर्डिंग टू सीजन ये आते जाते रहते हैं। इस तरह से मौसम, गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी के मौसम के अंदर हवा में गर्मी पैदा होगी, हरारत होगी हवा के अंदर। इसी तरह से आपका ऑटमन सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, तो ये जो डिफरेंट सीजन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आते हैं। इसी तरह से अ, जो हमारा लैंडस्केप है, यानी अ, वो किस तरह का एरिया है, यानी माउंटेन वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, या फिर प्लेन एरिया है, या फिर डिजर्ट का एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आते हैं हवा के अंदर, इनको हम कहते हैं तबई तगयुरात में। उसके अलावा बहुत सारे गैर तबी तगयुरात होते हैं। गैर तबी तगयुरात में जो चेंजेस जनरली नॉर्मल नहीं है, बल्कि उनके अंदर कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आ गए। अब डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं कि सारे एबनॉर्मल चेंजेस से इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करे। बहुत सारे चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो इंसान की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है, तो उसको कहेंगे गैर तबी तगयुरात मज़ाता और गैर मज़ाता। खैर, इसकी बहस फिर पीएसएम में आएगी।
तो अभी हम इसके बाद, ये तो हो गई हवा की बात। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे माकूल व मशरूब, यानी खाना और पीना। माकूल व मशरूब, ठीक। माकुलात का मतलब होता है जो चीजें खाने पीने की जितनी चीजें आती हैं उनको हम माकुलात में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो ग़िज़ा होगी, वो ग़िज़ा कैसी है हमारी, यानी अगर ग़िज़ा हमारी अच्छी होगी, एक बैलेंस डाइट होगा, उसमें प्रॉपर आपके प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, ये सब अगर एक सही प्रोपोर्शन में होगा तो क्या होगा, इंसान को एक हेल्थी लाइफ स्टाइल इंसान को मिलता है, यानी इंसान की हेल्थ को वो मेंटेन करता है। और ये ग़िज़ा अगर हमारी खराब हो गई, यानी ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल हम नहीं करने लगे जो कि ग़िज़ा हमारी सेहत के मुखालिफ है, जैसे अभी जितनी भी जंक फूड्स मार्केट के अंदर आ गए। अब क्या है कि जो चीज़ें जितना ज़्यादा कम प्रोसेस्ड होगा, कम रिफाइन होगा, वो फॉर बेटर है। और जब उसकी प्रोसेसिंग जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी तो क्या होगा कि अब वो चीज़ें इंसान के सेहत के एतबार से नुकसानदेह। तो जो खराब ग़िज़ा के अंदर आपके पूरी के पूरे सारे के सारे जंक फूड्स आ सकते हैं, है ना? और उसके अलावा ये भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि किस ग़िज़ा से कौन सी चीज़ें हमें मिल रही हैं और किस क्वांटिटी में मिल रही हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक इंसान बहुत लहीम बहुत थीन है, पतला दुबला है, तो अब उसको प्रोटीन की नीड ज़्यादा है, तो प्रोटीनिशियस डाइट उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है मशरूब, यानी पीने की चीज़ें। पीने की चीज़ें में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो पानी। पानी कैसा है? पानी अगर आपका जो पानी की खसूसियत बताई गई है, यानी माए जयदुल जौहर, यानी जो अच्छा पानी, बेहतरीन पानी। तो ये पानी की खसूसियत क्या होगी कि शीरी होगा, यानी मीठा होगा, इसके अंदर किस तरह की कोई स्मेल नहीं होगी, इसका अ, इसमें जो बहुत आसानी से जो इसके अंदर जो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह के जो इन प्रॉपर्टीज की जो खसूसियत का जो हामिल जो वाटर होगा, जो पानी होगा, वो इंसान की सेहत के लिए बेहतर होगा। अब अभी जो एक ट्रेंड चला है, जैसे आरओ वाटर का जो यूज करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है। अब उसमें क्या है कि आरओ के अंदर कंप्लीट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के बाद, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद, जो उसके सारे के सारे जो मैक्सिमम जो मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल्स हैं, वो सब के सब खत्म कर दिया गया। तो अब इस तरह का जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। तो अब हवा के बाद, एक तो हवा हो गई, हवा इंपॉर्टेंट, हवा मुहीत है यार, एक तो हवाए मुहीत हो गई, यानी जो हवा है उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। उसके बाद ये माकुल मशरूब, यानी खाने पीने की चीजें, यानी किस तरह की चीजों को हम खाएं और कौन सी किस तरह की चीजों को हम पिए। मशरूबात क्या होगी? पानी है, पानी के अलावा जो और दिगर मशरूबात हैं जैसे दूध है, शरबत है, ये सारी चीजें जो हमारी सेहत के लिए मुआविन है, मददगार है। इसके बाद आती है बात हरकत व सुकून बदनी, यानी फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज भी हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आजकल हम देखें फिजिकल एक्टिविटीज में, यानी जो हमारे बॉडी का एक ओवरऑल एक्टिविटी होती है, यानी पूरे बदन की हरकत और किसी एक मखसूस आज़ा की हरकत। यानी अगर एक इंसान साइकिलिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो वैसे केस में क्या है कि पूरा का पूरा उसका फिजिकल पूरा जिस्म उसकी हरकत के अंदर है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि हम पार्टिकुलर आज़ा के लिए होते हैं, पार्टिकुलर आज़ा को हम मूव करा रहे हैं। जैसे इस वक्त हम अगर लिख रहे हैं तो क्या है कि मेरी हाथ की आज़ा में हरकत पैदा हो रही है। तो हरकत और सुकून, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जितनी हरकत की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, अगर वो हरकत मेंटेन रहेगी तो हमारा बॉडी फिजिकली फिट होगा। आज के हम अपने लाइफस्टाइल को हम देख लें तो पूरा का पूरा हम लोगों का जो लाइफस्टाइल बनता चला जा रहा है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी सारा काम हम बैठ के कर रहे हैं, ज्यादातर औकात हमारा बैठने का है, मूवमेंट का एकदम नहीं है। और अगर कहीं जाना भी है तो ज्यादातर हम सवारी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
चाहे जिसके पास जो सवारी हो, प्राइवेट सवारी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज कर रहे हो। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज हमारे बदन में होनी चाहिए थी, तो वो एकदम खत्म हो गई, जिसकी वजह से हम देखें तो ग्रेजुअली हमारा जो सेहत है वो डिटेरियोरेट करता चला जा रहा है। इसी तरह से एक्टिविटीज के साथ साथ क्या है, अब इसको सुकून की भी जरूरत है। यानी जो बॉडी को एक रेस्ट चाहिए, वो बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए। इसी वजह से, और बॉडी को रेस्ट मिलेगा कब? सबसे बेटर जो वक्त है वो जब इंसान सोता है, तो उस वक्त वो फिजिकली और मेंटली वो रेस्ट पे होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि बॉडी प्रॉपरली, अगर ये तबई हो यानी नॉर्मल है, यानी हरकत भी हम नॉर्मल कर रहे हैं और हमारा रेस्ट भी नॉर्मल है। अगर ये एबनॉर्मल हो जाए, यानी बहुत ज्यादा इंसान एक्टिविटीज करने लगे, तो क्या होगा वैसे कंडीशन में? फिर वो ग्रेजुअली, अब एक मजदूर है, बहुत ज्यादा अगर वो लेबर कर रहा है, बहुत ज्यादा वो अगर मेहनत कर रहा है, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि उसका सेहत डिटोरिएट कर जाएगा। इसी तरह से अगर एक इंसान है, बहुत ज्यादा सो रहा है, यानी वो कंप्लीट बैठा हुआ ही है, एकदम सुकून में है, पूरी तरह से वो रेस्ट में, तो क्या होगा कि उसके अंदर बलगम का गलबा होगा, फिर उसके अंदर जो है बलगमी अमराज के पैदा होने लगेंगे। और आज ये चीजें देखने को मिलती हैं कि अगर इंसान एक्टिविटीज नहीं करता है तो बहुत ज्यादा ओबिसिटी डेवलप हो रही है। ओबिसिटी के अलावा फिर बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जाता है, और बहुत सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो इसी लाइफ स्टाइल की वजह से आज ज्यादातर बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं हरकत व सुकून नफसानी की बात करेंगे। तो जिस तरह से एक फिजिकल एक्टिविटीज यानी बॉडी के फिजिकल का मूवमेंट हो रहा है, उसी तरह से हरकत व सुकून यानी नफ्स का, यानी रूह की भी हरकत होती है, उसका भी सुकून होता है। और ये जो रूहानी जो हरकत की हम बात कर रहे हैं, यानी नफसानी हरकत की जो बात है, इसमें चीजें आ जाएंगी जो इंसान के जो मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड। जैसे इंसान गुस्सा करता है, या फिर इंसान गम करता है, खुशी होती है, यानी कोई खुशी की बात मिल गई, तो अब आप देखेंगे खुशी की बात में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो करता है, और पूरा का पूरा इंसान जब खुश होता है तो उसका चेहरे एक ताजगी सी आ जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि ब्लड सर्कुलेशन मूव करता है टुवर्ड्स द हमारे आउटर साइड्स, आउटर पेरिफेरीज की तरफ। और जब ब्लड सर्कुलेशन मूव करता है तो उसके अंदर जो रूह है वो भी आउटर पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरह से क्या है कि जब इंसान की जो मेंटल एक्टिविटीज होती है, वैसे कंडीशन में नफसानी हरकत पैदा होती है। तो कोई अब गुस्से की बात हो गई, तो गुस्से में क्या होता है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है ना? तो इसमें क्या है कि गुस्सा है, फरहत है, इंबसात है, खुशी है, इन सब में क्या होगा कि रूहानी रूह की जो हरकत यानी नफ्स की जो हरकत है वो बाहर की तरफ होगी, एक्सटर्नल बॉडी की तरफ मूव करेगी हमारी रूह। इसी तरह से कोई गम वाली बात आ गई है ना, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारी रूह अंदर की तरफ हरकत करेगी। तो ये जो रूह की हरकत है, ये भी हरकत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका भी हमारे सेहत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब उसके बाद हरकत के साथ साथ क्या है, इसको सुकून की जरूरत है। एक इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में वो, तो क्या होगा कि उसके उस स्ट्रेस की वजह से, जाहिर सी बात है ये एक नफसानी हरकत है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस होने की वजह से उसके बॉडी पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो उसको सुकून की भी जरूरत है। इस वजह से कहा जाता है कि इंसान बहुत ज्यादा अनड्यू स्ट्रेस को न ले, ताकि उसकी जो हेल्दी लाइफ, हेल्दी वेलबींग है, उसको वो इम्पैक्ट ना करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हरकत, नफ्स की जो हरकत है वो, हरकत और सुकून, ये दोनों भी हमारे बॉडी के साथ और इसकी सेहत और मर्ज के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आती है नौम व यकजा। नौम का मतलब है नींद, और यकजा का मतलब है बेदारी, यानी सोना और जागना। नौम यकजा यानी नींद और बेदारी, यानी हम कितनी देर हम सो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सो किस वक्त रहे, जो हमारा जो ऑप्टिमम टाइम है सोने का, जो बेस्ट टाइम है सोने का, वो हमारा नाइट का टाइम है, यानी रात के वक्त में। अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाई है और दिन जो है काम करने के लिए बनाया है। तो उसको, एक तो सोने की टाइमिंग हमारी कैसी है,
और दूसरी बात क्या है कि हमारा सोने की मिकदार क्या है। अब एक इंसान है जो 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हो, बाकी देर जग रहा हो, तो क्या होगा, उसके अंदर रुदत का गलबा पैदा हो जाएगा। तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी वजह से कहा, ये जो ऑप्टिमम है 6 to 7 आवर्स की स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो सो रहे हैं वो एक ऑप्टिमम टाइम पे सो रहे हैं। इसी तरह से फिर बेदारी की बात आती है। इंसान के जगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेदार होना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है, जितनी देर हम नींद को देंगे तो उसके बाद का जो टाइम बचेगा वो हमारा बेदारी में आएगा। इसके बाद जो चीजें आती हैं, एहतवास और इस्तफराग की बात आती है। एहतवास का मतलब होता है रुकना, और इस्तफराग का मतलब होता है बॉडी से बाहर, यानी रिटेंशन एंड इवैक्यूएशन। अगर हम इसको देखें इंग्लिश में, तो ये होगा आपका एहतवास, रिटेंशन और इस्तफराग, यानी इवैक्यूएशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बॉडी में रिटेन करने की जरूरत है। जो हम खाना लिए हैं, जो हमने खाना खाया है, ये खाना क्या है, बॉडी में इसको रिटेन करने की जरूरत है। यानी स्टोमक में पहुंचने के बाद ये स्टोमक में थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ताकि फिर बाकी वहां पे एंजाइम्स का और बाकी हार्मोन्स का वहां पे एक्शन हो और फर्दर उसका डाइजेशन हो। अब अगर किसी वजह से ये स्टोमक में खाना नहीं रुका और ये मूव कर दिया, तो क्या होगा कि उसके रुकने की वजह से, उसके डाइजेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फर्दर एब्जॉर्ब होता है और एसिमिलेशन होता है, और फिर उनका हमारा यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी के लिए। तो इन चीजों का, यानी जिन चीजों को हमारे बॉडी की नीड है उनको रिटेन किया जाए, और जिनको हमारी बॉडी की नीड नहीं है उनको इवैक्यूएट किया जाए, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाए। और इवैक्यूएशन में आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा बोलोब्रास, यानी पेशाब और पखाना। इसी तरह से जो पसीना है, ये सारी चीजें नॉर्मल इस्तफराग है, तब इस्तफराग है, इसका निकलना बहुत जरूरी है। यानी अगर हम देखें किसी वजह से कब्ज हो जाए इंसान को, यानी बराज का अखराज ना हो, यानी स्टूल का इवैक्यूएशन बॉडी से ना हो, तो क्या होगा, अल्टीमेट वो इंसान को डिजीज कंडीशन की तरफ ले जाएगा। इसी तरह से रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर हो गया, यूरिन क्या है, नॉर्मली इसका इस्तफराग जरूरी था, तब इस्तफराग जरूरी था, अब ये बॉडी के अंदर रुक गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन डेवलप होगा, जो कि अल्टीमेट पे एक डिजीज कंडीशन कॉज करेगा। इसी तरह से दूसरी जैसे हैज है, यानी मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है, उसको भी, जो फीमेल के अंदर जो पीरियडिकली मंथली जो आता है, तो उसमें हैज, यानी खून हैज, मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसका भी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर किसी वजह से एमिनोरिया डेवलप कर गया, यानी अगर जो खून हैज का इदरार नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो फिर वो भी एक डिजीज कंडीशन कॉज करेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि तबई इस्तफराग और तबई एहतबास, यानी अगर तबई एहतबास और तबई इस्तफराग, अगर ये चीजें हो, नॉर्मली हो रहा है और इनके दरमियान में एक बैलेंस है, तो फिर क्या होगा, सेहत होगा। और किसी वजह से एबनॉर्मलिटीज अगर आ गई तो फिर डिजीज कंडीशन पैदा हो जाएगा। तो ये वो असबाब थे, असबाब जरूरी है, जो कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक के लिए जरूरी है। और यानी इंसान जब तक जिंदा है इससे पीछा नहीं छोड़ा सकता, और ये इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात आती है असबाब गैर जरूरिया की बात करेंगे। तो असबाब गैर जरूरिया में ये वो असबाब हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए, यानी हयात इंसानी के लिए लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अब उसमें आप देख लें, असबाब सित्ता जरूरिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंसान अपने लाइफ से अलग कर सकता है। यानी जब तक जिंदा है वो हवा में सांस लेगा ही, हवा की नीड है ही उसको। दूसरी चीज ये है कि खाना व पानी, वो उसके एसेंशियलिटीज में आती है। वो फिजिकल मूवमेंट होगा, मेंटल मूवमेंट होगा, है ना। इसी तरह से फिर उसको फिजिकली रेस्ट भी चाहिए, मेंटल रेस्ट भी चाहिए। इस तरह से वो सोएगा भी, जागेगा भी, और जो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग है वो उनको रिटेन करना है, जो उसके लिए
अननेसेसरी चीजें हैं तो उनको वो इवैक्यूएट करना है। तो ये चीजें जो हैं वो उसके लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी है, उसके लिविंग वेलबिंग के लिए जरूरी है ना। तो और वो चीजें जो हयात इंसानी के लिए लाजिम नहीं है, मगर जब इनसे इनसे इंसान दो चार होता है और बदन में बहस, और ये वारिद बदन होता है, तो बहसियत सेहत या मर्ज तब्दीलियां पैदा करते हैं। यानी इसमें क्या है कि ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें इंसान से साबका पड़ जाए, यानी इंसान ये वो असबाब इंसान के साथ अगर आ जाए, तो क्या है कि ये या तो सेहत पैदा करेगा या फिर मर्जी कैफियत पैदा करेगा। ये सारी चीजें हम देख लें। इसमें जो आता है ममालिक बलाद है, मसाकिन है, सनाआत है, आदात है, असनान है यानी उम्रें। आदात जो इंसान की जो अपनी अ, आदतें होती हैं वो। अजनास हैं, उमूर गरीबिया है। इसमें देखेंगे तो असबाब गैर जरूरिया के अंदर असबाब गैर जरूरिया को हम अगर इसको देखें तो थोड़ा सा इस तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। यानी असबाब गैर जरूरिया दो तरह से हो सकते हैं। असबाब गैर जरूरिया मजादा और गैर मजादा, मजादा और गैर मजाद। मजादा बना है, लफ्ज जिद से बना है। जिद का मतलब होता है अपोजिट। यानी वो असबाब गैर जरूरिया जो कि इंसान की सेहत के मुखालिफ हो, यानी सेहत का अपोजिट हो, यानी सेहत को वो डिस्ट्रॉय करने वाला हो। ऐसे असबाब जो इंसान की सेहत को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनको कहेंगे असबाब गैर जरूरिया मजादा। और वो असबाब जो कि जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल है, और उसका कोई सेहत पे गलत इंपैक्ट यानी डेलिटेरियस इंपैक्ट या डेट्रीमेंटल इंपैक्ट बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता है, तो वैसे असबाब को कहेंगे असबाब गैर जरूरिया गैर मजादा। इसमें आपका बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अगर हम सेहत के एतबार से देखेंगे तो हमाम है, दलक है, रियाजत है। ये सारी चीजें फिर आप आगे इलाज तहफुजी व समाजी तिब में इनको आप पढ़ेंगे। इसके बाद असबाब गैर जरूरिया की बात हो गई। असबाब गैर जरूरिया के बाद फिर हम इसमें ये चीजें आ गई कि ये या तो तबीयत के मुखालिफ होंगी या फिर तबीयत के मुवाफिक होंगी। तो यानी जो तबीयत के मुखालिफ होंगी तो वो असबाब गैर जरूरी मजादा हो जाएगा, और जो तबीयत के मुवाफिक होंगे वो तबीयत के जो मुवाफिक होंगे वो होंगे गैर मजादा, और जो तबीयत के मुखालिफ होगा वो होगा मजादा। ठीक है, ये तो दो असबाब की बात हो गई। एक असबाब मादिया हो गया, असबाब फाइलिया हो गया। उसके बाद अब असबाब सौरिया। अब जब फाइलिया मादिया पे असरअंदाज करेगा तो असरअंदाज करने के बाद क्या होगा, एक मखसूस शक्ल बनती है, मखसूस सूरत बनती है। सूर का मतलब होता है शक्ल यानी स्ट्रक्चर। असबाब असबाब फाइलिया जब असबाब मादिया पे अपना तसर्रुफ करती है यानी असरअंदाज होती है उसके ऊपर, तो उसके नतीजे में बदन की एक मखसूस शक्ल व सूरत हासिल होती है। इसको हम सबब सौरी कहते हैं या असबाब सौरिया कहते हैं। यानी जब ये असरअंदाज होगी तो असरअंदाज होने के बाद क्या है, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। इसको कहते हैं, ये इसमें ये तीनों चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। एक है मिजाज, इसकी जमा है मिजाजात, मिजाज, कुआ और तराकीब। यानी जो अब हम देखें कि जैसे जब असबाब फाइलिया असरअंदाज हुई तो हर इंसान का एक पर्टिकुलर मिजाज बन जाता है। एक इंसान बहुत गर्म मिजाज का होता है, कहते हैं हॉट टेम्परामेंट का है। एक इंसान होता है जो बहुत बारिद मिजाज का होता है। एक इंसान को मतलब आप जरा सा भी उसको स्टिमुलेट कर दो, जरा सा कुछ कह दो तो फौरन वो गुस्से से लाल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के इंसान को कहते हैं कि बहुत बहुत गुस्से वाला इंसान है या बहुत हॉट टेम्परामेंट का इंसान है। और एक इंसान है जो बहुत सुस्त है, कुछ भी कहते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो कहते हैं कोल्ड टेम्परामेंट का इंसान है। तो ये जब असबाब फाइलिया जब असरअंदाज होती है मादिया के ऊपर, तो उसमें क्या बनेगा, मिजाज बनेगा। और उसके बाद फिर कुव्वत पैदा होती है इंसान के अंदर, यानी
पावर ऑफ एक्शन, यानी कोई चीज करने की बात, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, जो पावर है, उसको हम कुआ कहते हैं। तो और ये मिजाज के ताबे होता है, यानी इंसान किस तरह का कुव्वत उसके अंदर आएगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका मिजाज किस तरह का है। और ये मिजाज और कुव्वा की बुनियाद पे उसकी एक्सटर्नल साख्त व हैयत, यानी उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है वो डिपेंड करता है, वो उसको कहते हैं हम तरकीब। यानी जिस तरह का उसका मिजाज होगा और उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रक्चर होगी। एक इंसान बहुत लंबा होता है, एक इलाके के इंसान को देखेंगे तो वो छोटा होता है, उसकी हाइट कम होती है। एक इलाके के इंसान को देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा वो मतलब हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा वो मस्कुलर होता है। एक तरफ के इंसान को देखेंगे तो बहुत ज्यादा लीन एंड थीन होता है, पतला दुबला होता है। डिपेंड करता है कि उसका मिजाज किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंगली उसकी एक्सटर्नल फीचर्स बनते हैं। बालों की शक्ल देख लें तो बाल उसके किस तरह के होते हैं, वो टोटल चीजें उसके मिजाज की ताबे है। बाल कहीं के देखेंगे सीधे होते हैं, कहीं घुंघराले होते हैं। किसी का देखेंगे तो हाइट बहुत तेज ग्रोथ आती है बालों के अंदर, किसी में देखेंगे बहुत स्लो ग्रोथ आता है। जो फेशियल कॉम्प्लेक्शन है किसी का, वो देखेंगे तो बहुत, कोई मिल्की वाइट होता है, कोई ब्लैक होता है। ये सारी चीजें जो है वो आ जाएगी तरकीब के अंदर, यानी उसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, उसकी साख्त व हैयत क्या है, और जो उसका मिजाज होगा उसकी ये चीजें ताबे होंगी। ये तो हो गया असबाब सौरिया। सेहत उसी वक्त पाई जाती है जब मिजाज, कुव्वा और तरकीब तीनों दुरुस्त हो, यानी तबई हो। यानी अगर ये तीनों चीजें नॉर्मल है, मिजाज भी उसका नॉर्मल हो, कुव्वत भी उसके अंदर नॉर्मल है, और उसकी जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल हो, तभी सेहत पैदा होगी। और अगर इन तीनों में से कोई एक चीज या तीनों में अगर गैर तबई हो गए, यानी उसके अंदर किसी तरह के चेंजेस पैदा हो गए, है ना, कोई खराबी लाक हो गई, तो क्या होगा, मर्ज पैदा हो जाएगा। अब उसके बाद ये चौथा असबाब है जिसको कहते हैं असबाब तमामिया या असबाब गाइया। मज़कूरा बाला तीनों अफ़आल की मौजूदगी में, मज़कूरा बाला तीनों की मौजूदगी में, यहाँ पे मज़कूरा बाला तीनों की मौजूदगी में, अफ़आल नहीं होना चाहिए था। मज़कूरा बाला तीनों की मौजूदगी के बाद जब सेहत हासिल हो जाती है, यानी असबाब फ़ाइलिया ने असबाब मादिया पर असरअंदाज किया, जिसके नतीजे में असबाब सौरिया पैदा हुए, यानी एक शक्ल पैदा बनी, यानी एक उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का एक मिजाज हुआ, उसका एक अपना फिजिकल वेलबींग है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, और उसके अंदर एक कुव्वत पैदा हुई। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि इंसान के बदन से अफ़आल निकलेंगे, यानी उसके एक्शंस होंगे। और अफ़आल बदनिया में सलासत व कमाल हासिल होता है, यानी जब ये सारी चीजें, असबाब फ़ाइलिया, असबाब मादिया और असबाब सौरिया, ये जब तबई है, नॉर्मल है, तो क्या होगा, जो इसके जो अफ़आल निकलेंगे वो अफ़आल क्या होगा, वो कमाल दर्जे का होगा, यानी ऑप्टिमम होगा, सबसे बेस्ट होगा। और यही हमारी तिब की गर्ज व गायत भी है। और अगर ये तीनों में कोई गैर तबी हो गया तो उस गैर तबी के होने के वजह से क्या होगा, मर्जी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और जो अफ़आल बदनिया है उसमें नुकसान रूनुमा होता है। यानी जो एक्शन है, जो अफ़आल है, वो असबाब तमामिया में आता है। और ये अफ़आल कब पैदा होगा, जब अफ़आल फ़ाइलिया ने मादिया पे असरअंदाज किया। अब सबब फ़ाइलिया में आपका ज़रूरी और गैर ज़रूरी आ गया। जब ये असबाब फ़ाइलिया असबाब मादिया में, यानी असबाब मादिया में क्या आ गया आपका, आज़ा और अरवा और अखलात और अरकान, जब इन मादी असबाब पे असबाब फ़ाइलिया असरअंदाज होती है, तो उनके नतीजे में क्या होता है, इंसान का एक पार्टिकुलर मिजाज पैदा होगा, उसके अंदर एक पार्टिकुलर पोटेंशियल आएगी, और उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर आएगा, और उसके नतीजे में जो एक्शंस प्रोड्यूस होगा, जो अफ़आल सादिर होंगे, इसको हम कहते हैं असबाब तमामिया या गाइया। तो ये सारी चीजें आ गई। सबसे पहले हमने आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीजें देख ली, उसको एक बार हम वाइंड अप कर लें। तो इसमें चीजें सबसे पहले क्या आ गई, इल्म तिब के बारे में पढ़ा हमने, उसकी तारीफ पढ़ी हमने कि तिब क्या है, और उसमें उसकी तिब की मौजू क्या है, जो बदन इंसान है जिसमें सेहत और मर्ज पैदा होता है, ये तिब का मौजू है। और इसकी तारीफ में क्या आ गई कि
सेहत और मर्ज, अगर सेहत है तो उसको मेंटेन किया जा सकता है, और अगर कोई उसके अंदर चेंजेस पैदा हो रहे हैं तो उसके मर्जी कैफियत का इजाला किया जाए। यानी सेहत और आदमी सेहत से उसमें बहस की जा रही है तिब के अंदर। उसके बाद फिर हम तिब की तकसीम देख लिया हमने। एक तो तकसीम हो गया हिफ्ज़ सेहत और इलाजुल अमराज के बेस पे, और दूसरी तकसीम हो गई इसकी तिब्बे इल्मी और तिब्बे अमली के बेस पे। उसके बाद फिर अब ये जो बदन इंसान है इसके अंदर जो सेहत पैदा होगी या जो मर्जी कैफियत पैदा होगी, इसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या असबाब रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो सबब में आ गई बात। उस असबाब के अंदर दो कैटेगराइजेशन कह सकता है असबाब का, एक असबाब बदन इंसान और दूसरा असबाब सेहत व मर्ज। तो सेहत और मर्ज से जो मुतल्लिक चीजें हैं वो हम बात करेंगे, और ये आपको पढ़ने को मिलेगा पैथोलॉजी में, यानी माहितुल अमराज में। और असबाब बदन इंसान जो है ये आपको तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी का पार्ट है। फिर भी उसको एक शॉर्ट में कंटेक्स्ट में हमने ले लिया। इसमें क्या है कि चार किस्म के असबाब हो गए, एक असबाब मादिया हो गया, असबाब फ़ाइलिया हो गया। असबाब मादिया में आपका आज़ा और अरवा है जो मौजू करीब है, फिर उसके बाद अखलात और अरकान है जो मौजू बईद है। उसके बाद असबाब फ़ाइलिया की बात की हमने, असबाब फ़ाइलिया में ज़रूरी और गैर ज़रूरिया की बात हो गई। फिर उसके बाद असबाब सौरिया की बात की हमने, असबाब सौरिया में मिजाज है, कुव्वा है, तरकीब है। उसके बाद फिर असबाब फ़ाइलिया की बात, सॉरी असबाब तमामिया की बात की हमने, जिसमें आपका अफ़आल आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर टॉपिक यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, थैंक यू।